मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 4.5 का बेसिक पढ़ाएंगे, क्योंकि जब बेसिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो हम ये वादा करते हैं आपसे, जब हम प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों को हल करवाएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेसिक में कितना पढ़ना है हम आपको मौखिक बता देते हैं। 3 रूल और 4 पिर में पढ़नी है, आपको इतना ही बेसिक में पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट की कमेंट आती है कि 30% जो है सिलेबस कम हो गया, उसके हिसाब से पढ़ाइए। मेरे भाई हम आगे की सोचते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट एनडीए की तैयारी करेंगे, बहुत से स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर तो सब कुछ पूछा जाएगा। लेकिन आप लोगों की कमेंट आती है कि सर सिलेबस जो है 30% कम हो गया है, उसके हिसाब से पढ़ाइए। तो हम आगे तक की सोचते हैं, इसीलिए हम A to Z पढ़ा रहे हैं। अभी 30% कम हुआ है, आगे चल के 50% कम हो जाएगा, तो कोई क्लियर नहीं है पेपर कब हो। तो इसीलिए आपको पूरा पढ़ लेना है A to Z, क्योंकि जब आगे आप लोग तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए हम आपको A to Z पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों की कमेंट आती है कि सर 30% सिलेबस कम हो गया, उसके हिसाब से पढ़ाइए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 30% कम हो गया, हम उसके हिसाब से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ प्रश्नावली छूट जाएंगी कुछ चैप्टरों में, तो इसीलिए बोलते हैं। तो आपको A to Z पढ़ना है, सीधी सी बात है। बाद में हम आपको तैयारी करवाएंगे, पेपर जब सॉल्व करवाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 30% कम हुआ या 50% कम हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको A to Z पढ़ना है, आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे बेसिक में प्रश्नावली 4.5 की बात कर रहे हैं। आव्यूह का सहखंडज, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आव्यूह का आपको सहखंडज ज्ञात करना है। आव्यूह का कोई आव्यूह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह ही लेना है। ये नहीं है कि आप कोई सा आव्यूह ले लो, बहुत तरीके हमने आपको बताए हैं आव्यूह। जैसे आव्यूह के प्रकार में हमने बताया है पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, इस प्रकार के आव्यूह यहाँ पर नहीं लेना है, आपको वर्ग आव्यूह ही लेना है। और वर्ग आव्यूह से सहखंडज ज्ञात करना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं और आपको बताएंगे कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए कोई वर्ग आव्यूह है, तो आव्यूह के, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जब हम प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों को हल करवाएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह आप लोग जानते ही हो, 2 क्रॉस 2 कोटि का होता है और 3 क्रॉस 3 कोटि का भी होता है, 4 क्रॉस 4 कोटि का भी होता है। लेकिन हमने आपको बताया पार्ट 3 में, पार्ट 3 हमने कंप्लीट करवा दिया आव्यूह। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पार्ट 3 की बात करेंगे आव्यूह। तो हमने यही बताया कि 4 क्रॉस 4 कोटि का सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपका जो आव्यूह है 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग आव्यूह की बात कर रहे हैं। जैसे वर्ग आव्यूह आप लोग जानते हो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, इस प्रकार के आव्यूह को क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो ये 4 क्रॉस 4 कोटि का ये आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। ये भी है, ये भी है, ये भी है। और यहाँ पर अगर देखें 5 क्रॉस 5, ये भी वर्ग आव्यूह है। तो आपके सिलेबस में 4 क्रॉस 4 और 5 क्रॉस 5 नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो आपको 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग आव्यूह ले लेना है। अब इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया है और आपको समझ में आ जाता है जब हम समझाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम A to Z आपको बताएंगे। हमने ये भी बताया 30% के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको आगे दिक्कत आएगी, इसीलिए आपको A to Z पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो आव्यूह
ए के सहखंडज को एडजॉइंट ए से लिखते हैं। बता देंगे एडजॉइंट ए डी जे आया कहाँ से है, पहले हम लिख देते हैं एडजॉइंट ए से लिखते हैं। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर हमने इसीलिए इंग्लिश में लिख दिया है, हमें पहले से पता था कि जब हम सहखंडज इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ से लिख देते हैं। देखो ए डी जे ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट को बोलते हैं सहखंडज। तो आपको हिंदी में नहीं लिखना है, इसके 3 अक्षर उठा लेना है, ए डी जे, तो पढ़ेंगे हम एडजॉइंट ही, एडजॉइंट ए, ठीक है, इसी को बोलते हैं सहखंडज। तो हमने लिख भी दिया है, सहखंडज को एडजॉइंट ए से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर हमने आपको बताया 2x2 कोटि का वर्ग आव्यूह ले सकते हो, 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह ले सकते हो, जिसमें वर्ग आव्यूह आपको पता है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, तो वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो इस तरफ हम 2x2 कोटि से आपको बता देंगे एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, और इस तरफ 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह ले लेंगे और आपको बताएंगे कैसे ज्ञात करोगे एडजॉइंट ए। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने मान लिया ए बराबर, प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे दैट इज लिखो, ए बराबर दैट इज आई ई, ठीक है, इसका मतलब यही होता है अर्थात। ए बराबर हमने ले लिया A1 A11, ठीक है, A12 A21 A22, यहाँ पे हमने 4 अवयव लिख लिए हैं, ठीक है। इस तरफ हम 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह ले लेते हैं, ठीक है। ए यहाँ पर ए लिखो चाहे बी लिखो, आपको पता है कि आव्यूह को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ये आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैपिटल ए लिखो, चाहे कैपिटल बी लिखो, चाहे कैपिटल एक्स लिखो, चाहे कैपिटल वाई लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम रूल बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3x3 कोटि का ले लेते हैं, चाहे कोटि लिखो या ना लिखो, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिए, यहाँ पर नहीं लिखिए, कोटि लिखो या ना लिखो, आपको समझ लेना है, ये 2x2 कोटि का आव्यूह है और ये जो हम लिखने जा रहे हैं 3x3 कोटि का आव्यूह है, ठीक है। तो यहाँ पर A11 A12 A13, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं 11 12 13, ऐसे भी ठीक है, ठीक है, ऐसे पढ़ो, फिर 21 22 23, फिर यहाँ पर देखो 31 32 33। ये जो हमने यहाँ पर 2x2 कोटि का आव्यूह लिखा है और यहाँ पर 3x3 कोटि का आव्यूह लिखा है, ये आप लोग जानते हो कैसे, हमने जनरल अवयव लिख लिए हैं, सामान्य अवयव बोलते हैं इन्हें, ठीक है। अल्फ़ाबेट में हमने क्या ले लिए, अवयव, संख्याओं में भी ले सकते हो। तो जब हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे तो वहाँ पर संख्याओं में अवयव मिलेंगे, तो यहाँ पर हम रूल बता रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में अवयव ले लिए हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका आप लोगों को हमने बताया पाठ 3 में, आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सीखे हो पहले से 2x2 कोटि का आव्यूह और 3x3 कोटि का आव्यूह अल्फ़ाबेट में कैसे लिखोगे, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो आपको पार्ट 3 जरूर तैयार कर लेना है आव्यूह, तभी पार्ट 4 आपको समझ में आएगा। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताई है कि अगर पार्ट 4 आपको अच्छे से समझना है तो पार्ट 3 पहले पढ़ो, कंप्लीट करो, उसे अच्छे से समझो, तभी पार्ट 4 आपके समझ में आएगा। अब देखो, ये तो
यहाँ पर जो लिखा है उसी के हिसाब से हमने ले लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि ए कोई वर्ग अवयव है तो हमने 2 क्रॉस 2 कोटि का और 3 क्रॉस 3 कोटि का लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, तो अवयव ए के सहखंडज को एडजॉइंट से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है एडजॉइंट है, तो जब भी एडजॉइंट ए निकालोगे, ठीक है, जितने अवयव हैं यहाँ पर सभी अवयवों का आपको सहखंड ज्ञात कर लेना है, सहखंड कोफैक्टर। ये हम प्रश्नावली 4.4 में बता चुके हैं कि सहखंड और उपसारिक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे 4 अवयव हैं। अगर इस अवयव की बात करें A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इस अवयव की बात करें, इसका आपको क्या लिखना है, सहखंड। देखो कैसे, C11, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे नहीं A11 का सहखंड, क्योंकि हमने आपको बताया जब प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों को हल करवाएंगे, जब संख्याओं में अवयव मिलेंगे तब हम मान इसका ज्ञात करेंगे। लेकिन अभी सीख लेना है, यहाँ पर हमने सहखंड लिख दिया है C11, A11 अवयव का निकालोगे सहखंड, तो यहाँ पर सिंबल यूज किया है, अभी हमने ज्ञात नहीं किया है, ठीक है। इसका अगर बात करें तो आपको लिख लेना है C12, यहाँ पे आ जाओ C21, यहाँ पे C22, ठीक है। इसका क्या करना है, परिवर्त निकालना है, इसका परिवर्त आप लोग जानते हो, इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसपोज। पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडजॉइंट ए इक्वल, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना है। पहली पंक्ति आपको दिख रही है 11 12, पहले स्तंभ में आपको लिखना है 11 12, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख देना है 21 22। तो ऐसे करके आपको किसी वर्ग अवयव का एडजॉइंट निकाल सकते हो, किसी वर्ग अवयव 2 क्रॉस 2 कोटि का या 3 क्रॉस 3 कोटि का, इतना ही आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे C11 C21 C12 C22, इनके मान आप लोग निकालोगे जब संख्याओं में अवयव मिलेंगे, ठीक है। अभी आपको सीख लेना है, यहाँ पे आ जाओ। जैसे यहाँ पर आपने A11 का सिंबल लिखा है सहखंड, A12 का सहखंड निकालोगे तो यहाँ पर C12 लिखना पड़ेगा। हमने बताया अभी ज्ञात नहीं करेंगे, जब प्रश्नों को हल करवाएंगे तब इनकी आंसर शीट निकालेंगे तब रखेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पे सीख लेना है। देखो एडजॉइंट ए, अब देखो यहाँ पे 11 12 13, A11 का सहखंड ज्ञात करोगे तो सिंबल कौन सा यूज करते हो, C11। A12 अवयव का सहखंड ज्ञात करोगे तो इसका सिंबल आप लोग जानते ही हो, जो यहाँ पे होता ना वही यहाँ पे लिखा जाता है। तो 11 12 डायरेक्ट लिखो ना 13। अब यहाँ पे आ जाओ 21 22 23, यहाँ पर देखो 31 32 33, तो यहाँ पर 31 32 और 33 आपको लिख लेना है, ठीक है। और आपको पता है इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं तभी एडजॉइंट ए ज्ञात होता है। एडजॉइंट ए का मतलब होता है सहखंडज ज्ञात होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं का परिवर्त। अब देखो यहाँ पे, तो एडजॉइंट ए इक्वल, पंक्ति को स्तंभ में आपको लिखना है। पहली पंक्ति 11 12 13, पहले स्तंभ में आपको लिख लेना है 11 12 13। अब देखो दूसरी पंक्ति जो है दूसरे स्तंभ में लिखना है 21 22 23। ऐसे ही आपको तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिख देना है 31 32 33, ठीक है। ऐसे करके आपको सीख लेना है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आपको हम पिर में एक करवाएंगे, क्योंकि इसका यूज होगा पिर में एक में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आती है तो इसीलिए हम करवा देते हैं। इसे हम रफ कर देते हैं और आप लोग नोट कर लेना इसे, जो हमने पहला रूल आपको बताया, वर्ग अवयव का सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं।
फिर में तब तक एक लिखो आप लोग, वहाँ पर n कोटि का आव्यूह लेना है। हमने ये भी आपको बताया है कि 3x3 कोटि से ज़्यादा आपको आव्यूह नहीं लेना है, लेकिन पिरमे में एक ही पिरमे है जो यहाँ पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर पिरमे एक हम लिख देते हैं, और आप लोग किताब में देख लेना, आपको मिल जाएगी पिरमे एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यदि ए कोई n कोटि का आव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल एडजॉइंट a इंटू a इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा हमें स्पेस की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम रफ करके दोबारा लिख देते हैं, पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल लिख देते हैं, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल एडजॉइंट a इंटू a इक्वल मोड a इंटू I, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है यहाँ पे, मतलब a इंटू एडजॉइंट a की आंसर शीट इतनी आपको निकालना है। फिर बात करते हैं इसकी एडजॉइंट a इंटू a, इसकी भी आंसर शीट आपको मोड a I निकालना है, दोनों की आंसर शीट मोड a इंटू I निकालना है। साड़िक भी पढ़ते हैं, मोड भी पढ़ते हैं, बहुत से स्टूडेंट साड़िक भी पढ़ते हैं, मोड भी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके आगे हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना, और आपकी बुक में भी ये पिरमे मिल जाएगी, बढ़िया है, आती है पेपर में, तो आप लोग इसे नोट करो। जहाँ I कामा n कोटि का तत्समक आव्यूह है, आपको ये भी पता है तत्समक या इकाई एक ही बात होती है। तो देखो कैसे सिद्ध करोगे, जो अभी हमने आव्यूह का सेकंडज बताया, ठीक है, उसका यूज करेंगे रूल नंबर फर्स्ट का। इसका हल देख लो आप लोग, जैसे यहाँ पे बोला गया है यदि a कोई n कोटि का आव्यूह है, यदि a कोई n कोटि का आव्यूह है, तो आपको ले लेना है n कोटि का आव्यूह, माना नहीं लिखेंगे, दिया है लिख लो, a बराबर n कोटि का आपको आव्यूह ले लेना है। वही जो अभी हमने रूल नंबर फर्स्ट में जो अभी अब लिए थे वही आपको लेना है, 11 12 13 ऐसे करके देखो, A11 11 12 13, फिर लास्ट में देखो A1n, क्योंकि बोला गया है कोटि इसकी क्या है, n कोटि है, मतलब पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या n है। हमने आपको बताया था कि कोटि आव्यूह की कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है केवल और केवल n लिखा है। जब सिंगल आपको दिख जाए तो इसका मतलब है कि पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या क्या है, n है, ठीक है। सिंगल दिख जाए आपको तो समझ जाना कि पंक्तियों की संख्या n और स्तंभों की संख्या n हमें लेना है। तो 11 12 13 से हमने लिख लिया, डैश 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 लास्ट में 1n, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो सेम होता है उसे आपको सेम रखना। देखो 1 1 1 तो 1, जो बदल रहा है 1 से 2 2 से 3, मतलब 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा, और आगे जो है 1 1 1, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा, इतना भी ध्यान रखना है। फिर देखो 11 12 13, मतलब 11 से स्टार्ट होती है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति 21 22 23, तो 21 22 23, तो यहाँ पे देखो
ऐसे लिखना है, क्योंकि आगे देखो 2, यहाँ पर आगे 2, यहाँ पर आगे 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। बाद में देखो 1 2 3, तो चेंज हो रहा है 1 2 3, तो n आएगा, जो चेंज होता है वहाँ पर n आएगा। फिर अब लास्ट की अगर चाहो लिख सकते हो, एक पंक्ति और लिख लो, 31 32 33, लास्ट में 3n आएगा। और लिखो डैश 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 en1, ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको, जो बदल रहा है उसके स्थान पे n, देखो आगे देखो 1 2 3, तभी यहाँ पे n लिखा, बाद में बन है तो बाद में बन लिखा। यहाँ पे आ जाओ, n1 हो गया तो n2 आएगा ना, यहाँ पे देखो an3 आएगा। अब यहाँ पे देखो कि n आएगा। अब आपको दिख रहा होगा n पंक्ति हैं और n स्तंभ है। ऐसे करके आपको आव्यूह दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी और हमने लिखा और दिया है तभी लिख लिया है। अब देखो एडजॉइंट ए की ज़रूरत है, क्योंकि ए का एडजॉइंट ए में इंटू करेंगे। आंसर शीट आपको इतनी लाना है, तो जब ए आव्यूह पता हो और एडजॉइंट ए पता हो तभी तो इंटू कर सकते हो। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो यहाँ से देखो एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे। रूल नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया, इन्हीं अवयव से डायरेक्ट लिख लेना है। अगर चाहो तो डायरेक्ट आप लोग परिवर्त लिखो। देखो कैसे, 11 12 13, तो आपको ऐसे लिखना है, पंक्ति को स्तंभ में लिखना है, ये आप लोग जानते हो। 11 12 फिर 13, फिर लास्ट में कितना आएगा देखो C1n, क्योंकि ये सहखंड के सिंबल हैं। क्योंकि जब भी A11 अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं तो सिंबल कौन सा यूज करते हैं, यही तो यूज करते हैं। तो सिंबल यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। अब देखो 21 22 23, दूसरी पंक्ति है ना, दूसरे स्तंभ में आपको लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट में हमने बताया था कि परिवर्तन ज्ञात करो बाद में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम परिवर्तन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो C 21 22 23, लास्ट में कितना है 2n, ठीक है। यहाँ पे देखो C 31 32 33 3n, ठीक है। अब डैश 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 कर लो। अब ये लिखो CN1 CN2 CN3, यहाँ पर आ जाओ CNN, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है। अब आपको आंसर शीट निकालना है A इंटू एडजॉइंट ए की। तो देखो 9 के बाद कामा लगा लेना है। ये तो आप लोग जानते हो, 9 के बाद कामा ही लगता है जब भी गणित में 9 को यूज करो। 9 का मीन्स अब होता है A इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। आव्यूह A और एडजॉइंट ए का मान रखो। जैसे यहाँ पर एक पंक्ति और एक स्तंभ कम कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 पंक्ति लिखी है, देखो 1 2 3, ठीक है। और लास्ट वाली तो पंक्ति लिखी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है n कोटि का आव्यूह है। तो एक पंक्ति कम कर देंगे तो थोड़ा सा हमें कम लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर A11 A12 ऐसे करके आपको लिखना है। 21 22, ठीक है। देखो कम हुआ तो टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर तीनों पंक्ति का यूज़ करो फिर भी नंबर उतने ही मिलेंगे, चाहे एक पंक्ति कम कर दो फिर भी उतने ही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर एक पंक्ति हम कम लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे लास्ट वाली लिख दो N1 N2 N, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना है, एक पंक्ति कम करके 11 12 13। तो यहाँ पर 11 12, लास्ट में क्या लिख दो बनियन, ठीक है।
21, 22, 23। दूसरा स्तंभ लिखो 21, 22, एक पंक्ति। यहाँ पर एक स्तंभ कम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर एक स्तंभ कम लिखना है। यहाँ पे देखो C2N डैश डैश डैश। अब यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पर भी डैश। अब लास्ट वाले लिख लो N1 CN1 CN2 CNN, ठीक है। तो एक हमने स्तंभ यहाँ पे कम लिखा तो थोड़ा सा टाइम बच गया। अब आपको इंटू करना है इसका। जब हम इसमें इंटू करेंगे, इसका जब हम इसमें इंटू करेंगे तो सेम टू सेम मिलेगा। देखो वैसे भी यहाँ पे हम लिख देते हैं A11 C11, ठीक है, A12 C12, A13 C13। आप लोगों को हमने प्रश्नावली 4.4 में ये बात बताई थी, तो आप लोग ध्यान दो। क्या बताई थी? हमने बताया था अगर सेम टू सेम है 11 11 12 12 13 13, तो आपको हमने बताया था इसका मान क्या होता है, साड़ी के बराबर। मतलब त्रिभुज लिखो या मोड ए लिखो, एक ही बात होती है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये सब हमने प्रश्नावली 4.4 में बताया, ठीक है। अगर डिफरेंट कर दें, यहाँ पे A11 है C21 कर लो, A12 है C22 कर लो, A13 है C23 कर लो। हमने आपको ये भी बताया है कि डिफरेंट अगर आता है तो आंसर शीट क्या मिलती है, 0। यहाँ पर इस लॉजिक का यूज होगा। जब आप इंटू करोगे इसमें तो आपको पता है कि इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 11 11, फिर प्लस 12 12, फिर प्लस डैश डैश डैश, फिर लास्ट में A बनियन और C बनियन। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, मोड ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोड बताया है। लेकिन हमने जब प्रश्नावली 4.4 पढ़ाई तो वहाँ पर त्रिभुज भी बताया था, ये भी साड़ी को होता है। तो यहाँ पर साड़ी के बराबर आएगा, मीन्स मोड ए के बराबर आएगा। तो यहाँ पर मोड ए का यूज करेंगे। अब देखो आपको पता है इंटू कैसे करते हैं, पंक्ति का 1 बाई 1 स्तंभों में इंटू करते हैं, ठीक है। जब हमने इस पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में गुणा किया तो डायरेक्ट हमने लिख दिया क्योंकि सेम टू सेम। अब जब हम दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे पहली पंक्ति का तो डिफरेंट मिल जाएगा। देखो 11 21, यहाँ से डिफरेंट है तो आंसर शीट 0 आएगी। चाहे दूसरा पद देख लो 12 और यहाँ पे 23, तो डिफरेंट अगर है तो आंसर शीट 0 लिख देना है। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे N1 है, डिफरेंट है तो आपको लास्ट में भी 0 लिख देना ऐसे करके। ये लॉजिक आपको सीखना जो यहाँ पे लिखा है। जब आपने दूसरी पंक्ति का इंटू किया 1 बाई 1 स्तंभों में, अब दूसरी पंक्ति का भी इंटू करेंगे तो देखो जब हम इसका इसमें इंटू करेंगे डिफरेंट मिलेगा। 21 यहाँ पे 11 मिला, फिर प्लस 22 यहाँ पे 12 मिला, डिफरेंट है ना। लास्ट में देखो A2N और C1N डिफरेंट है। एक पद में 3 पद है ना, एक पद में आपको डिफरेंट मिल जाए, चाहे 2 पद में आपको सेम टू सेम मिल जाए, फिर भी आंसर शीट 0 ही आती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, देखो दूसरी पंक्ति का 21, यहाँ पे देखो 21 है, सेम टू सेम है, 22 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, यहाँ पर 22 ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 22 है, ठीक है। 21 21 फिर प्लस देखो A22 C22 सेम टू सेम है, लास्ट में देख लो A2N C2N। जितने टर्म हैं अगर बेस में देखें सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम होता है तो आपको पता है साड़ी के बराबर हम लिख देते हैं, तो आपको ऐसे करके लिख देना है। अब लास्ट में आ जाओ, जब दूसरी पंक्ति का हम लास्ट स्तंभ में इंटू करेंगे तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे N1 है, तो पहला पद हमने देखा डिफरेंट है, तो
दूसरे पद ना देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पहले ही पद में डिफरेंट आपको मिल जाए तो डायरेक्ट आंसर शीट 0 रख देना है। ठीक है, अब आपको लास्ट वाली पंक्ति का इंटू करना है, इस वाले। जब हम इसका पहले वाले स्तंभ में इंटू करेंगे तो AN1 है, यहाँ पे देखो C11 है, डिफरेंट है तो आगे के पद ना देखो। एक भी पद अगर डिफरेंट मिल जाए तो आपको पता है आंसर शीट क्या मिलती है, 0 ही मिलती है। अब देखो दूसरे स्तंभ में अगर हम इंटू करेंगे, यहाँ पे N1 है, यहाँ पे C21 है, डिफरेंट है तो आंसर शीट 0 लिख देना है। अब लास्ट में देखो, लास्ट में इंटू करेंगे तो पहला अभी अब देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ पे N1 है, यहाँ पर भी N1 है, तो पहले पद में सेम है। अब दूसरे पद में देख लेते हैं, N2 है, यहाँ पर भी CN2 है, सेम टू सेम है। अब देखो लास्ट वाला ANN, यहाँ पे देखो CNN, तो हमें सारे के सारे पदों में क्या दिख रहा है, सेम टू सेम। जब सेम टू सेम दिख रहा है तो आपको मोड कर लेना है, क्योंकि ये आपको रूल पता है। अब देखो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, क्या ले लें, मोड कॉमन ले लें, मतलब मोड भी पढ़ते हैं साड़ी भी पढ़ते हैं। तो अवयव में जब हम कॉमन लेते हैं तो सभी अवयवों में कॉमन लिया जाता है, ये आप लोग जानते हो। तो हमने मोड A कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो 1 0 डैश 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 0 पे 0 1 फिर 0, लास्ट में डैश 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 नहीं लिखा है तो थोड़ा देख लेना ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। अब ये क्या है, इकाई अवयव है, ठीक है। इकाई अवयव आप लोग जानते हो, यहाँ पे बता देते हैं। 2 क्रॉस 2 कोटि की इकाई अवयव है, 3 क्रॉस 3 कोटि की इकाई अवयव है। यहाँ पर लिखा भी है देखो, जहाँ IN कोटि का तत्समक अवयव है, तो आपको डायरेक्ट I लिख देना है। यहाँ पे IN भी होता है कभी कभी, ये नहीं होता है, तो अगर यहाँ पे IN नहीं है तो आपको I लिख देना है। अगर यहाँ पे IN होता है तो आपको IN लिख देना है। तो आंसर शीट देखो कितनी आएगी, मोड A इंटू I। नहीं दिख रहा होगा तो इस तरफ हम लिख देते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा था, A इंटू एडजॉइंट A के बराबर चल रहा था। तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है ऐसे करके। यहाँ पर A इंटू एडजॉइंट A इक्वल आंसर शीट आएगी मोड A इंटू I। इसे समीकरण नंबर 1 डालेंगे, क्योंकि इसकी तो आंसर शीट आ गई। अब इसकी निकालेंगे, थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। यहाँ से आप लोग नोट कर लेना और इसके आगे ही लिखना है जो हम लिखेंगे। तो थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत है, इसे भी रफ कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि पता तो है आप लोगों को, जनरल अवयव जो लिखे हैं वैसे आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि रूल फर्स्ट में हमने आपको अवयव बताया कैसे लिखना है। तो देखो अब यहाँ पे और लिखो, अब इसकी आंसर शीट निकालेंगे, एडजॉइंट A इंटू A की निकालेंगे। तो एडजॉइंट A आपको लिखना है ऐसे करके, एडजॉइंट A एक स्तंभ कम करेंगे 11 12, फिर 1N 21 22 C2N, फिर डैश डैश ऐसे करके CN1 CN2। हमने बताया था जो बदलता है वहाँ पे N आता है, जैसे 1 2 तो यहाँ पे N है। ये तो आप लोग देख के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर देखे लिखना है तो समझ के लिखना है आपको। यहाँ पे देखो N ऐसे करके आपको लिख लेना है, देख के लिख लेना है, एडजॉइंट है। अब इसके बाद आपको अवयव A का मान और रख लेना है। जैसे यहाँ पर एक स्तंभ कम करके लिखा है, यहाँ पर एक पंक्ति कम करके लिखना है। 11 12 1N, ठीक है। 21 22 A2N, लास्ट में देखो AN1 AN2 ANN,
अब आपको इंटू करना है। देखो पहली पंक्ति का हम पहले स्तंभ में इंटू करेंगे, तो आपको पता है सेम टू सेम दिख रहा है, तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है साड़िक के बराबर, क्योंकि जो रूल हमने आपको बताए हैं जब ये आंसर शीट निकाली वही रूल यहाँ पर यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा रफ करो, हम थोड़ा सा हाँ, आप लोग देखिए जो रूल यहाँ पर हमने बताए थे जब इसकी आंसर शीट निकाली थी वही रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सेम टू सेम आपको दिख रहा है, देखो 11 11 21 21 n1 n1, तो आपको साड़ी के बराबर लिख देना है। ठीक है, जब आपको दूसरे स्तंभ में गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पे 11 यहाँ पे 12 है, डिफरेंट है ना, एक भी पद में अगर डिफरेंट मिल जाए तो डायरेक्ट आंसर शीट 0। अब लास्ट वाले देखो यहाँ पर 11 यहाँ पे बनियन है, डायरेक्ट आपको 0 लिख देना है, क्योंकि आपको पता है एक भी पद में चाहे जितने पद हो, यहाँ पे कितने पद हैं, n पद हैं, तो एक भी पद अगर डिफरेंट मिल जाए बेस में बता रहे हैं तो आंसर शीट 0 लिख देना है। अब देखो ऐसे ही आपको दूसरी पंक्ति लेना है, 1 बाय 1 स्तंभों में इंटू करना है। जब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 यहाँ पे 11 डिफरेंट है तो आंसर शीट 0 आएगी। यहाँ पे देखो 12 12 22 22 n2 सेम टू सेम है, तो आपको साड़ी के बराबर लिख देना है। अब लास्ट वाले के साथ हम इंटू करेंगे कॉलम में, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे बनियन डिफरेंट है तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। अब लास्ट वाली पंक्ति देखो, पहले का स्तंभ में इंटू करेंगे तो यहाँ पे बनियन यहाँ पे बनवन डिफरेंट है, एक भी पद में किसी भी पद में देखो अगर डिफरेंट है तो आंसर शीट आपको 0 लिखना है। अब दूसरे स्तंभ में इंटू करो तो पहला ही पद डिफरेंट आपको दिख रहा है, बनियन यहाँ पे 2n, तो आपको 0 लिख देना है। अब लास्ट में देखो, तो लास्ट में जब इंटू करेंगे स्तंभ में तो यहाँ पे बनियन है, यहाँ पे बनियन सेम टू सेम है, देखो C बनियन इंटू A बनियन, फिर प्लस C2n इंटू A2n, फिर प्लस CNN इंटू ANN। तो जितने पद आपको दिख रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है, सेम टू सेम। तो जब सेम टू सेम दिख रहा है तो साड़ी के बराबर लिख देना है। अब आव्यूह में कॉमन ले लेना है आपको, और कॉमन आप लोग जानते ही हो, जब भी आव्यूह में कॉमन लेते हैं सारे अवयवों में कॉमन लिया जाता है। अगर साड़ी की बात करें तो किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में कॉमन लिया जाता है, ये चीज़ कॉमन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1 आएगा जब कॉमन चला गया, 0 में सब कुछ होता है 0 ही लिखो, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन चला गया 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे देखो लास्ट में ऐसे करके आपको डैश 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 कर देना है, यहाँ पर 0, यहाँ पे देखो कॉमन चला गया 1 मिलेगा, ये क्या है, इकाई आव्यूह है। तो इसके बराबर हम कहाँ पे लिखेंगे, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो बराबर चल रहा है वो किसके बराबर चल रहा है, एडजॉइंट A इंटू A के चल रहा है। यहाँ पे देखिए एडजॉइंट A इंटू A, ठीक है। अब इस तरफ हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देना है, एडजॉइंट A इंटू A इक्वल, यहाँ पर मोड A आपको लिख देना है, और इस आव्यूह को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है n कोटि का तत्समक आव्यूह है, तो यहाँ पे I है, I लिख देना है। समीकरण नंबर 2, तो इसकी भी आंसर शीट कितनी निकली, मोड A इंटू I निकली। अब आपको समीकरण 1/2 से बराबर कर देना है, क्योंकि समीकरण 1 की भी आंसर शीट इतनी निकली थी और समीकरण 2 की भी इतनी निकली थी, तो आपको लिख देना है समीकरण 1/2 से। तो यहाँ पर देख लो एडजॉइंट A, और यहाँ पर इंटू A पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिख दिया। फिर एडजॉइंट A इंटू A, इन दोनों की आंसर शीट क्या आई है, मोड A इंटू I। ये तो सिद्ध हो गया, आप लोग इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा। तो फिर में एक कंप्लीट हो गई, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको 2 रूल बताएंगे, उसके बाद फिर में हल करवाएंगे। अच्छे से सीख लेना है, धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, क्योंकि जल्दी अगर समझाएंगे पता नहीं आपके समझ में आएगा या नहीं।
तो धीरे धीरे समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग तब तक हेडिंग डालो या रूल नंबर 2 डालो, क्योंकि रूल फर्स्ट हो गया फिर में 1 हो गई। अब यहाँ पर हम रूल नंबर 2 आपको बताएंगे। यदि वर्ग आव्यूह A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तब एक फार्मूला याद रखना, अगर वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे X हो, चाहे Y हो, कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं आव्यूह को। अगर वर्ग आव्यूह है और बताया है कैसा है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो साड़ी का मान जब निकालेंगे नॉट इक्वल 0 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, नॉट इक्वल 0। ये आप लोग याद कर लेना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम फिर में 2, 3, 4 फिर में 2, 3, 4 जो बची हैं वो करवाएंगे तो ज़रूरत पड़ सकती है किसी ना किसी में। तो ये परिभाषा हो गई, और आप लोग कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर लेना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, इसे याद कर लेना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह याद रखना, ऐसा आव्यूह जिसका हमें साड़ी का मान निकालना पड़े वो 0 के बराबर ना आए, 0 के बराबर ना आए। इसका मतलब ये है कि साड़ी का मान 1 भी आ सकता है, या माइनस का 15 भी आ सकता है, या 16 भी आ सकता है, मतलब 0 ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार का वर्ग आव्यूह क्या होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। तो हम एक आव्यूह वर्ग आव्यूह मान लेते हैं 1, 2, 2, 3, ठीक है। ये आव्यूह क्या है, 2 क्रॉस 2 कोटि का है, वर्ग आव्यूह लेना है, चाहे आपको 2 क्रॉस 2 कोटि का लेना पड़े, चाहे 3 क्रॉस 3 कोटि का लेना पड़े। तो 2 क्रॉस 2 कोटि का इसलिए लिया है क्योंकि कम टाइम लगेगा ना। अगर 3 क्रॉस 3 कोटि का ले लें तो आपको ये भी पता है इसका प्रसार, इसका मान निकालेंगे, साड़ी का मान, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें कम टाइम लगेगा, इसीलिए 2 क्रॉस 2 कोटि का हम क्या ले यहाँ पे लेते हैं, आव्यूह। तो आप भी ले लेना। अब इस आव्यूह का हमें साड़ी का मान निकालना है इस आव्यूह से। तो आपको पता है जब भी साड़ी का मान निकालते हैं तो इस ब्रैकेट को हटा के 2 लाइनें आपको करना है और अवयव लिख देना है। तो ये क्या है, साड़ी के, कैसे प्रसार करो, गुणा करते हैं 3 का 1 में, 3 एकम 3, माइनस के बाद में 2 दूनी 4, आंसर शीट क्या है, -1, नॉट इक्वल 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख दो, अतः ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये परिभाषा करवा दी है और एक उदाहरण। अगर पेपर में परिभाषा आ जाए व्युत्क्रमणीय आव्यूह की तो परिभाषा तो लिखना ही लिखना है, लेकिन एक उदाहरण जरूर दे देना है जिससे पूरे ही नंबर आएंगे। अब इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। रफ नहीं करेंगे, इसी में काम कर लेते हैं। तीसरा जो है रूल, क्या है तीसरा रूल, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना, पहले तो नोट कर लेना इसको, फिर तीसरा रूल आपको लिखना है अलग से। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, अव्युत्क्रमणीय, क्या लिख देते हैं, अव्युत्क्रमणीय। तो याद रखना ये भी नाम है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसे कैसे पहचानोगे, तो हम आपको बता देते हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा, साड़ी का मान 0 ही मिलेगा। तो समझ जाना क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। लेकिन वर्ग आव्यूह ही लेना है, वर्ग आव्यूह, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, ठीक है। इसी में हम चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग समझ लेना है।
तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब प्रसार करो, देखो 4 एकन 4 माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे, 4 मिलेगा ना, तो आंसर शीट क्या मिली 0। तो अगर साड़ी का मान 0 आ जाए तो वर्ग आव्यूह क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो यहाँ पर आपको अव्युत्क्रमणीय आव्यूह लिख देना है, ठीक है, इसे भी नोट करो, तीसरा रूल। अब आपको हम प्रमेय करवाएंगे, 4 बताएंगे, 1 हो चुकी ना, 3 और बची हैं। प्रमेय आप लोग 2 डालो, और प्रमेय 2 जो है आपको बुक में मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रमेय 2, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, और इसका हल भी हम आपको बताएंगे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे लिखना आपको पड़ेगा, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के आव्यूह हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आपको बुक में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के आव्यूह हैं, यहाँ पे लिख दो हो, तो ए बी तथा बी ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के आव्यूह होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, अगर ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग एक ही कोटि के आव्यूह हैं, तो जब हम ए का बी में इंटू करेंगे और बी का ए में इंटू करेंगे तो क्या बताया है, कोटि उसी कोटि के आव्यूह होते हैं। उसी कोटि के मतलब जो आपने ए और बी आव्यूह लिए हैं, जिस कोटि में लिए हैं, तो ए बी और बी ए का इंटू करोगे, ए का बी में करोगे या बी का ए में, तो कोटि सेम रहेगी। देखो इसको हल कर देते हैं, इसे डायरेक्ट भी याद कर लेना है आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है, बहुविकल्पीय में प्रश्न बन के आ जाता है, जब प्रश्न बन के आ जाता है बहुविकल्पीय में, तो आपको तैयार कर लेना है डायरेक्ट। चलो इसका हल देखो करवाते हैं। हम मान लेते हैं ए बराबर 1 0 1 2, ठीक है, बी बराबर मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 कोटि का मान लो, टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 0 2 -1 3, 2 क्रॉस 2 कोटि का हमने लिख लिया। यहाँ पे कोटि की बात प्रमेय में आई है, तो यहाँ पे कोटि भी लिख ली। तो एक ही कोटि के आपको ले लेना है दोनों आव्यूह। अब बाद में उसने क्या बोला है, ए बी और बी ए बी जब हम निकालेंगे कैसे, ए का बी में इंटू करेंगे तो ए बी आव्यूह निकलेगा, और कैसा निकलेगा, उसी कोटि के आव्यूह होते हैं। 2 क्रॉस 2 कोटि का ही आव्यूह निकलेगा जब ए बी ज्ञात करेंगे या बी ए ज्ञात करेंगे। तो ए बी देख लेते हैं, ज्ञात करो। तो 9 ए का बी में इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 1 0 1 2 लिख लेते हैं, 0 2 -1 3 इंटू करो। आपको पता है पंक्ति का स्तंभों में इंटू करते हैं, 1 का 0 में इंटू करेंगे 0 मिलेगा, 0 का -1 में इंटू करेंगे, चाहे +0 लिखो चाहे -0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 1 का 2 में इंटू करेंगे 2 मिलेगा, फिर 0 का 3 में इंटू करेंगे प्लस का 0 आएगा। अब दूसरी पंक्ति ले लो, पहले स्तंभ में इंटू करो, 1 का 0 में इंटू करेंगे 0 मिलेगा, 2 का -1 में इंटू करेंगे माइनस का 2 मिलेगा। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करो, तो 1 का 2 में इंटू करेंगे प्लस का 2 मिलेगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे प्लस का 6 मिलेगा। तो थोड़ा सा हल करेंगे तो 0 2 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से -2, यहाँ पे 6 और 2 8। अब देखो आप लोग, जब ए बी हमने ज्ञात किया तो कोटि कितनी मिली, 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो यही बोला था
कि ए बी ज्ञात करोगे उसी कोटि के अवयव होते हैं जिस कोटि के आपने लिए हैं। तो एक तो सिद्ध हो गया। दूसरा देखो बी ए निकालेंगे तो v का इंटू ए में करेंगे तो b आपको पहले अवयव लिख लेना है 0 2 फिर 13। अब ए अवयव के अवयव देख लो 1 0 1 2 इंटू करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में इंटू करना है, फिर बाद में दूसरे स्तंभ में करना है। 0 का 1 में इंटू करेंगे 0 मिलेगा, 2 का 1 में इंटू करेंगे प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरे स्तंभ में इंटू करो, 0 का 0 में इंटू करेंगे तो प्लस का 0 मिलेगा, 2 का 2 में इंटू करेंगे प्लस का 4 मिलेगा। तो पहली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभों में गुणा कर दिया। अब आपको दूसरी पंक्ति ले लेना है और 1/1 जो है स्तंभों में इंटू करना है। -1 का 1 में इंटू करेंगे -1 मिलेगा, 3 का 1 में इंटू करेंगे तो प्लस का 3 मिलेगा। अब दूसरे स्तंभ में इंटू करेंगे, -1 का 0 में इंटू करेंगे, चाहे प्लस का 0 लिखो चाहे माइनस का 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 का 2 में इंटू करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हल करेंगे, 2 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा। इसकी कोटि देखो 2 क्रॉस 2 आई है, देखो मैच हो रही है इन दो अवयव से। 2 क्रॉस 2 लिए तो 2 क्रॉस 2 कोटि का ही आंसर शीट आएगी। तो ये भी सिद्ध हो गया, आप लोग नोट कर लो इसे। अब फिर में जो है 3 देख लो, इसे हम रफ कर देते हैं, फिर में 3 करवाएंगे। 2 बची हैं फिर में बेसिक में प्रश्नावली 4.5। पहले हमने बताया था बेसिक पढ़ाएंगे ना, तो पहले ही आपको बताया कि 3 रूल हैं और 4 फिर में हैं, तो हमने यहाँ पे रफ कर दिया है, ठीक है। अब फिर में 3 देखो, यहाँ पे फिर में 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं अवयवों अवयवों के गुणनफलों का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, समान होते हैं, होता है चाहे होते हैं लिखो। ये फिर में है 3, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में है, इसका मीन्स हम आपको बता देते हैं। अवयवों के गुणनफलों का सारणिक, यहाँ से यहाँ तक देखो, अवयवों के गुणनफलों का सारणिक, इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। अथवा में आ जाती है ए बी, ये बोला है, यहाँ से यहाँ तक जो कहा गया है इसका मतलब ये है अवयवों के गुणनफलों का सारणिक, अवयवों के गुणनफलों का सारणिक। फिर क्या बोला है, उनके क्रमशः, ये जो आपको दिख रहा है ए बी, इनके लिए बोला गया है, उनके सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। तो सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, ये बोला है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ ए व वी वर्ग अवयव हैं, तो अथवा में हमने लिख दिया है, ठीक है। अब आपको देख लेना, यहाँ पे हम हल करवा रहे हैं। वर्ग अवयव है तो मान लेते हैं 2, अभी जो माना वही मान लो, ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले लो, बी ले लो, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है और इन दोनों का मान निकालना है।
और इसका मान जो निकलेगा और इसका मान जो निकलेगा बराबर ही निकलेगा। तो ये जो बताया गया हमें ये ट्रू है। तो क्या करेंगे, हमें ए का बी में इंटू करना है। तो देखो 1 0 2 1 0 1 2 1 इंटू करो। 1 का 0 में इंटू करेंगे 0 मिलेगा, 0 का 2 में इंटू करेंगे 0 मिलेगा। अब देखो 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 मिलेगा, 0 का 1 में इंटू करेंगे 0 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति देख लो, 2 का 0 में इंटू करेंगे 0 मिलेगा, 1 का 2 में इंटू करेंगे प्लस का 2 मिलेगा। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करना है। देखो 2 का 1 में इंटू करेंगे 2 मिलेगा, 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 मिलेगा। तो ए बी की तो आंसर शीट आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी की कितनी आई है, थोड़ा सा देखो 0 1, यहाँ पे देखो 2 3। अब हमसे बताया गया है यहाँ पे साड़िक ज्ञात करना है। तो आव्यूह आंसर शीट पता चल गई। अब आपको साड़िक निकाल लेना है। आव्यूह से साड़िक जानते हो कैसे निकालते हैं, प्रसार करो। 3 का 0 में इंटू करेंगे 0 मिलेगा, -2 1 2। ठीक है, माइनस का 2 उत्तर आया है। अब देखो साड़िक ए साड़िक बी, यहाँ पर ए बराबर लिख लेना है या डायरेक्ट आपको लिख लेना है, क्योंकि आव्यूह दिया ना, इसी का साड़िक ज्ञात करना है। तो 10 21 गुणा करो, 1 माइनस का इसका इसमें गुणा करेंगे 0 मिला, तो इसका मान 1 मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आव्यूह बी से वी साड़िक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो 0 1 21 0 1 21 इंटू करो, इसका इसमें इंटू करेंगे 0 मिलेगा, -2 मिलेगा, तो माइनस का 2 मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मोड ए इंटू मोड बी। तो हम क्या करेंगे, मोड ए इंटू मोड बी का मान निकालेंगे। तो इसका मान क्या आया, 1 आया। ठीक है, इसका मान कितना आया, -2, गुणा किया -2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो आंसर शीट सेम टू सेम है, तो क्या लिख देना है, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या है, बराबर हैं ये ए बी का साड़िक बराबर मोड ए इंटू मोड बी। इसे नोट कर लो, ये पिरमें कौन सी है, 3 है, लास्ट पिरमें और बची है। इसे हम रफ कर देते हैं, पिरमें 4 करवा देते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, पिरमें 4 लिखो, तब तक हम बोल रहे हैं। एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। लिख लो, तब तक हमने बोल दिया है। पिरमें 4 बुक में मिल जाएगी और हम बोल भी देते हैं। ठीक है, तो पिरमें 4 हम लिख देते हैं। एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ठीक है, यहाँ पर देख लो, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। व्युत्क्रम का अस्तित्व ए इनवर्स बोला है। व्युत्क्रम का अस्तित्व क्या बोला है, ए इनवर्स बोला है। इसका अस्तित्व बोला है, कब है, आगे लिखा है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तब ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये भी पता है यदि जब लिखा होता है गणित में, तो इसका मतलब क्या होता है, दिया है। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है दिया है। दिया है मोड ए नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये हमने परिभाषा करवा दी है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होता है,
मोड ए नॉट इक्वल 0, साड़ी का मान 0 नहीं आता है। अब आपको ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला निकालना है। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हो, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मोड ए आई। ये पिर में है, पिर में 1 है, ठीक है। अब यहीं से निकलेगा ए इनवर्स। देखो हमें क्या करना है, प्रत्येक पद में मोड ए, प्रत्येक पद में मोड ए से भाग देने पर, मोड ए से भाग दे दो एडजॉइंट ए बटे मोड ए, ठीक है। यहाँ पे जो होता है उसी का भाग आपको लगाना है। मोड ए था तो प्रत्येक पद में मोड ए से भाग लगाया, चलो यहाँ पर लगाओ। जब यहाँ पे लगाओगे मोड ए से मोड ए कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल करो। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ए अपान मोड ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए अपान मोड ए इक्वल आई। अब आपको 2 पद लेके चलना है और आई वाला पद जरूर लेना है। पहला पद, तीसरा पद, या दूसरा पद, या लास्ट वाला पद, आई जरूर लेना है। चाहे इसके साथ ले लो, चाहे इसके साथ ले लो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंतिम 2 पद लेने पर। क्या लेने पर? अंतिम 2 पद लेने पर, अंतिम 2 पद लेना है। तो यहाँ पे देखो, एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन मोड ए इक्वल आई। इस ए को उस तरफ भेज दो, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, ठीक है, इक्वल। जब ए उस तरफ जाएगा तो क्या लिख दो? ए इनवर्स। आपको पता है ए इनवर्स का हम इंटू करेंगे इकाई आव्यूह में, तो आंसर शीट क्या आएगी? ए इनवर्स ही आएगी। क्योंकि आप लोग जानते हो किसी भी आव्यूह का अगर हम इकाई आव्यूह में इंटू करेंगे तो ए ही आता है। चाहे आप ए इनवर्स का इंटू करो तो ए इनवर्स आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इसको इस तरफ लिख देते हैं ए इनवर्स, फार्मूला निकल आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन मोड ए एडजॉइंट ए, ऐसे करके आपको लिखना है। ये फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूले से ए इनवर्स ज्ञात होगा और पेपर में 100% ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए प्रश्न आता है ज़रूर। तो आप लोगों को हमने 3 रूल और फिर में 4 करवा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में जो है स्टॉप हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.5 का बेसिक हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो यहाँ पर 3 रूल और 4 प्रमेय करवाई हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने दोस्तों को बताइए कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।